हाय, मैं हूं सौरभ देवल। जैसा कि साइंस का वीडियो मैंने पिछला डाला था पार्ट 1 से भौतिक विज्ञान का प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो उसमें सब क्वेश्चन अभी नहीं हुए हैं जो आते हैं आपके बहुविकल्पी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और लेके आया हूँ, वो क्वेश्चन तैयार कर लें। उसके बावजूद आज और भी क्वेश्चन हैं तो उन्हें भी हम बताएंगे कैसे आपको सही करने, और ध्यान दें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो 2022 के पेपर में आए हुए ही हैं। वही सब जितने भी क्वेश्चन लिए हैं मैंने इस वीडियो में, वो सब 2022 के सेट में आए हुए हैं। जो भी 7 सेट हैं उन्हीं से लिए हुए हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, और जो पार्ट 1 से ही हैं रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या का मात्रक कह रहा है कौन सा है, इसमें से मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, या ये सभी। तो वक्रता त्रिज्या एक टाइप की क्या हो गई, आपकी दूरी हो गई। और दूरी के मात्रक आपके क्या होते हैं भाई, दूरी के मात्रक आपका MKS पद्धति में मीटर होता है, CGS में सेंटीमीटर होता है। ऐसे क्या होते हैं, हमें जरूरी नहीं कि दूरी का मात्रक जो हम कुछ पद्धतियां बनाई गई थी तो उनके अनुसार वो तो निश्चित है। ये नहीं पूछ रहा है कि MKS पद्धति में क्या है भाई। मात्रक कोई किसी चीज़ को आप नापते हो, दूरी को कोई नापोगे, छोटी होगी तो सेंटीमीटर मिलीमीटर, बड़ी होगी मीटर, और बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो किलोमीटरों में नापोगे। तो ये सब है तो दूरी के मात्रक ही। तो इसका मतलब भाई वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो सही है, ये सभी हो सकते हैं आपके। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या करें कि देखें कि भाई वक्रता त्रिज्या हमें मीटर में दिखती है तो कुछ मीटर ध्यान है मीटर लगा, या सेंटीमीटर में क्वेश्चन ज़्यादातर होते हैं तो सेंटीमीटर लगा दिया। ये नहीं, ये सभी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। गोलीय दर्पण के अंतर्गत मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि गोलीय दर्पण भाई क्या होते हैं, 2 प्रकार के हो सकते हैं, अवतल या उत्तल। ठीक है। तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या हमने बताई थी कि दर्पण के ध्रुव से और वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। और फोकस दूरी ज्ञात करवा रहा है, और हमने सूत्र भी बताया था कि F बराबर होता है R/2, जो हमारी फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और हम पे वक्रता त्रिज्या दे रखा है, कितना है भाई, 30 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है क्या, F निकालना है। तो भाई R का मान है 30/2, काटा कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। तो जो फोकस दूरी होगी भाई, वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहाँ पर जो 30 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन 10 भी दे रखा है, 30 भी दे रखा है, 15, 60, तो ये आपका 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी। ध्यान रहे ये क्वेश्चन। और बता दें कि इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। कभी ये अभी क्या है कि अभी दे दिया वक्रता त्रिज्या तो फोकस दूरी पूछ ली। अब क्या कहेगा कि मान लिया कोई गोलीय दर्पण है, अब क्या कह दिया क्वेश्चन में कि उसकी फोकस दूरी कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दे दिया, अब बोल रहा है कि वक्रता त्रिज्या ज्ञात करो। फार्मूला वही आपको पता है, F बराबर R/2, तो ये 2 उधर आ जाएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा, 2F। अब F की वैल्यू कितनी है भाई, 10 है तो 10 दूनी क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या क्या हो गई, दुगनी हो गई। तो इस टाइप से कुछ भी दोनों में से पूछ सकता है और एक का मान निकलवा सकता है। तो ये आप लोग तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तीसरे की बात करते हैं। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब भाई आप लोगों को अवतल दर्पण, भाई अवतल दर्पण क्या होता है, जिस गोलीय दर्पण के उभरे हुए भाग पर पॉलिश हो और आपका दबा हुआ भाग क्या हो भाई, परावर्तक तल हो,
ये दबा हुआ भाग परावर्तक तल है तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा। और ये क्या होती है भाई, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष। और ये क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव। और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र। और ये क्या हो गया, मुख्य फोकस। अब कोई वस्तु जो है क्या कह रहा है, मुख्य फोकस या फोकस, एक ही बात, फोकस पर रखिए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब फोकस पे कोई वस्तु रखी है इस तरीके से तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। आप लोगों को पढ़ा होगा हाई स्कूल में, अभी इसमें जो आपका पहला ही चैप्टर है, जो अवतल दर्पण द्वारा कितने 6 प्रतिबिंब बनते हैं, 5 वास्तविक और 1 आभासी। तो जब आपका वस्तु मुख्य फोकस पे होती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, देखो ये वाला नियम लगाओगे इस तरीके से, ये सीधी चली जाएगी और इसमें ये नियम लगा दो तो ये दोनों जाके कहाँ पे मिलते हैं, अनंत पर मिलते हैं। तो ये अनंत पर जब अगर कोई भी वस्तु मुख्य फोकस पे रखी हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा, बड़ा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की जो है स्थिति पूछ रहा है कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर, कोई कीमत पे नहीं बनेगा, दर्पण के पीछे वो नहीं बनेगा, इसमें ध्रुव पे भी नहीं बनेगा, तो कहाँ पे बनेगा, अनंत पर। ये ऑप्शन सही है। और अगर वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वो बनेगा फोकस पर। ध्यान दे, क्वेश्चन पलट के भी आ सकता है कि अभी क्या पूछा है क्वेश्चन में कि वस्तु जो है वो मुख्य फोकस पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे। अब कह सकता है कि भाई वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखें आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन 3 हो गया, चौथे की बात करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्या है कि निम्न में दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। देखो यहाँ पर क्या है कि हम प्रकाश की चाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन माध्यमों में से हीरे में, जल में, कांच में या किरोसिन में, इन चारों में से प्रकाश की चाल न्यूनतम किस माध्यम में होती है, तो अधिकतम और न्यूनतम। प्रकाश आपका अधिकतम किस माध्यम में चलता है, न्यूनतम। तो यहाँ पे क्या है, पूछ रहा है न्यूनतम चाल ज्ञात करनी है किस माध्यम में। देखो आप लोगों को बता दें कि आपका क्या होता है, चाल निकालनी होती है, में v निकालनी होती है। फार्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया, C/n। मतलब कि वायु के सापेक्ष जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा उसी माध्यम में की जो होता है चाल न्यूनतम होगी, और अपवर्तनांक जिसका न्यूनतम होगा वायु के सापेक्ष उसकी चाल, उसमें जो प्रकाश की चाल उसमें उस माध्यम में अधिक होगी। तो n का मान, n मतलब अपवर्तनांक का मान, जिसका मान अधिक होगा उसमें चाल कम होगी, और इसमें कम होगा n का मान उसमें चाल अधिक होगी। तो हमारा जो हीरा होता है, तो जल, कांच और किरोसिन, इन तीनों की अपेक्षा जो हीरा होता है इसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष अधिकतम होता है। तो इसीलिए जो हीरे में जो होती है प्रकाश की चाल इनके सापेक्ष क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 4 पहला वाला सही है। हीरे में जो इनके जल और कांच और किरोसिन के अलावा हीरे में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। और इम्पोर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लें। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। देखो वही बात आ गई, इसी टाइप का क्वेश्चन लिया, और ये 2022 में दोनों आए हुए हैं क्वेश्चन, जितने भी हैं बाकी आपके 3 पढ़ाए हैं और ये 6 क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आए हुए हैं। तो वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। अभी बताया भाई क्या होता है, जल में कितना होता है 4/3 बताया था पिछले वीडियो में। कांच में कितना होता है 3/2, ये याद रखना है। तो अधिकतम जो अपवर्तनांक क्या होता है, हीरे में ही तो होता है।
तो इसीलिए हीरे में चाल कम होती है, तो वही पूछ रहा है। तो अधिकतम किस में होता है? हीरे में। ऑप्शन नंबर दूसरा इसमें सही होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, जो छठा क्वेश्चन है, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। तो यहाँ पे क्या है कि कौन सा जो दर्पण होता है वो प्रतिबिंब का जो है प्रतिबिंब सीधा बनाता है। अवतल, उत्तल, समतल, इनकी बात कर रहा है। इनमें से समतल दर्पण है, उत्तल है या अवतल है। तो आप लोगों ने पढ़े होंगे अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे हम। पहले ये ऑप्शन सही नहीं है, हम पहले अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण की। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, इसमें क्या बनते हैं? 6 प्रतिबिंब बनते हैं और 6 में से 5 वास्तविक, 1 आभासी। तो जो 5 वास्तविक बनते हैं वो तो सदैव उल्टे बनते हैं। तो क्या है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। तो भाई अवतल दर्पण तो होगा ही नहीं ऑप्शन, क्योंकि अवतल दर्पण तो 6 प्रतिबिंब की स्थितियां पढ़ाई थी अपने हाई स्कूल में, और उसमें से 5 क्या थे, कैसे बनते थे? जो है वास्तविक प्रतिबिंब वो वास्तविक उल्टे थे, और 1 आभासी था जो सीधा था। तो ये ऑप्शन सही नहीं है। उत्तल दर्पण में 2 प्रतिबिंब बनते थे और दोनों कैसे? आभासी, और दोनों आभासी हैं और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं। तो इसका मतलब उत्तल दर्पण जो होता है वो सदैव कोई भी स्थिति हो प्रतिबिंब सीधा ही बनाएगा। और उसके बाद समतल, आप अपने चेहरे को देखते हो, क्या उल्टा दिखता है? नहीं, सीधा ही प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण भी सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसलिए ऑप्शन ये समतल, उत्तल दोनों सही है। इसका मतलब चौथा वाला सही है, समतल या उत्तल। तो समतल और उत्तल जो दर्पण होते हैं वो सदैव सीधे प्रतिबिंबों का निर्माण करते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, और आगे की बात करेंगे, और भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें।